नमस्कार। आज हम भारत के संविधान की अनुसूचियों की दुनिया में उतरेंगे, लेकिन इसे हम एक गाइडेड क्विज की तरह समझेंगे। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल बिल्कुल सीधा और सिंपल है, लेकिन जितना ये आसान लगता है उतना ही जरूरी भी है। सवाल है कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? और सही जवाब है 12। जी हाँ, 12। एक मजेदार बात बताऊं, जब संविधान लागू हुआ था ना, तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। बाद में जैसे जैसे जरूरत पड़ी 4 और जोड़ी गईं। तो चलिए अब इन सभी 12 अनुसूचियों को एक एक करके जानते हैं। अच्छा, इन 12 अनुसूचियों में गोता लगाने से पहले एक बुनियादी सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये अनुसूचियां या शेड्यूल्स होती क्या है? इनका काम क्या है संविधान में? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अनुसूचियां संविधान के आखिर में दिए गए एक तरह के अपेंडिक्स या परिशिष्ट हैं। इनमें वो सभी जरूरी प्रशासनिक डिटेल्स होती हैं जो मुख्य आर्टिकल्स में नहीं दी गई, लेकिन देश को चलाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहली दो अनुसूचियों से। ये हमारे देश की नींव और उसके बड़े बड़े अधिकारियों की संरचना को तय करती हैं। पहली अनुसूची को आप समझ सकते हैं भारत का नक्शा, लेकिन शब्दों में। इसमें देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उनकी सीमाएं कहाँ तक है, इसकी पूरी लिस्ट है। जब भी कोई नया राज्य बनता है या सीमाओं में कोई भी बदलाव होता है, तो सबसे पहले इसी अनुसूची को बदला जाता है। तो जहां पहली अनुसूची देश की सीमाएं तय करती है, वहीं दूसरी अनुसूची उन अहम पदों पर बैठे लोगों के वेतन और भत्तों के बारे में बताती है। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। राष्ट्रपति, राज्यपाल और जजों को एक तय सैलरी इसलिए दी जाती है ताकि वो बिना किसी भी तरह के वित्तीय दबाव के आज़ाद और निष्पक्ष होकर अपना काम कर सके। चलिए अब अगली 2 अनुसूचियों को देखते हैं। ये सरकारी पद की जिम्मेदारियों और हमारे संसद के स्ट्रक्चर से जुड़ी हैं। देखते हैं ये कैसे काम करती हैं। तीसरी अनुसूची में वो सारी शपथें और प्रतिज्ञाएं लिखी हैं जो मंत्री, सांसद और जज अपना पद संभालने से ठीक पहले लेते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये संविधान के प्रति उनकी वफादारी और अपने काम के प्रति उनकी जिम्मेदारी का एक पक्का वादा है। अब चौथी अनुसूची, ये हमारे देश के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ये तय करती है कि राज्यसभा में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी। इसी से ये पक्का होता है कि देश के हर हिस्से की आवाज संसद के ऊपरी सदन तक जरूर पहुंचे। अब हम उन अनुसूचियों पर आते हैं जो भारत की विविधता, खासकर कुछ आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखती हैं। देखिए, 5वीं अनुसूची एक तरह का सुरक्षा कवच है। ये पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए खास नियम बनाती है ताकि उनकी जो खास संस्कृति है और उनके जो हित हैं, उनकी रक्षा हो सके। और ठीक इसके बाद आती है 6ठी अनुसूची, जो और भी ज्यादा स्पेसिफिक है। ये नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों के लिए स्वायत्त जिला परिषदों के जरिए एक विशेष प्रशासनिक ढांचा तैयार करती है। इससे उन्हें अपने संस्कृति को बचाने के लिए और भी ज्यादा आज़ादी मिलती है। चलिए अब कुछ बहुत ही मजेदार और जरूरी अनुसूचियों की बात करते हैं। ये वो अनुसूचियां हैं जो तय करती हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, कौन सी भाषाएं ऑफिशियल होंगी और राजनीति में अनुशासन कैसे बना रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो भारत के पूरे फेडरल स्ट्रक्चर की नींव में है। आखिर शक्तियों का ये बैलेंस काम कैसे करता है? जवाब अगली अनुसूची में छिपा है। और जवाब है 7वीं अनुसूची, जो शक्तियों का बहुत ही साफ साफ बंटवारा करती है। इसमें 3 सूचियां हैं। पहली, केंद्र सूची, जिसमें रक्षा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। दूसरी, राज्य सूची, जिसमें पुलिस जैसे स्थानीय विषय हैं। और तीसरी, समवर्ती सूची, जिसमें शिक्षा जैसे विषय हैं, जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची तो भारत की जो शानदार भाषाई विविधता है, उसका एक जश्न है। इसमें संविधान से मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं शामिल हैं, जो हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाती हैं। एक और बहुत ही जरूरी सवाल, देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना एक चुनौती हो सकती है, खासकर तब जब चुने हुए नेता अपनी पार्टियां बदल लेते हैं। तो संविधान इस समस्या से कैसे निपटता है? इसका जवाब है 10वीं अनुसूची, जिसे हम आम तौर पर दल बदल विरोधी कानून के नाम से जानते हैं।
ये कानून साफ कहता है कि अगर कोई चुना हुआ सदस्य अपनी पार्टी छोड़ता है या फिर पार्टी के निर्देश, जिसे व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। ये कानून राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए ही बनाया गया था। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सारी अनुसूचियां मिलकर संविधान को एक जीता जागता दस्तावेज कैसे बनाती हैं। देखिए, जवाब ये है कि ये सिर्फ सूचियां नहीं हैं, ये वो औजार हैं जो हमारे संविधान को समय के साथ बदलने और भारत जैसे विशाल और विविध देश की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। असल में ये अनुसूचियां ही हैं जो संविधान को सिर्फ कागज़ पर लिखे नियमों से कहीं ज़्यादा एक प्रैक्टिकल और डायनामिक गाइड बनाती हैं।